कि आपका जोधपुर से रिश्ता कैसे बना, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, जो आपको ऐसा लगा कि अच्छा नहीं हुआ हमारे देश के साथ। आप जो आपके ओपोनेंट हैं, आपको कैसे लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं? हेलो नमस्कार, मैं हूँ वरुण बुद्धदेव और आज हमारे साथ है जोधपुर के सांसद और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। तो आइए सर, आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपका जोधपुर से रिश्ता कैसे बना, मतलब। नमस्ते वरुण जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ, लेकिन पिताजी क्योंकि नौकरी में थे, पीएचई के इंजीनियर थे, इसलिए उनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी उसके साथ में, पोस्टिंग के साथ साथ में एक जगह से दूसरी जगह ऐसे बदलते बदलते, और जब उनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई 1984 में, तब मैं स्कूल पास करके और कॉलेज में आया था। तब मैं स्थायी रूप से जोधपुर से जुड़ा, जोधपुर आना हुआ, जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जोधपुर में पढ़ाई की, जोधपुर विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स में, जोधपुर विश्वविद्यालय में बाद में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, और फिर उसके बाद में लगातार ये यात्रा चलते चलते आज इस मुकाम पे पहुंच गया। सही है। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई थी और आपने क्या पढ़ाई की थी? जैसा मैंने कहा, स्कूली शिक्षा घूमते घूमते अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुई, लेकिन विश्वविद्यालय की शिक्षा जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुई। ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन किया, आर्ट्स में, और उसके बाद में फ़िलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एमफिल में प्रवेश लिया, एमफिल की डिग्री की, और विश्वविद्यालय छात्रों की राजनीति करते करते छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में एक नई यात्रा प्रारंभ हुई, और वो यात्रा थी देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर। सीमा पर रहने वाले लोगों में सीमा का नागरिक होने के नाते जो उनकी दोहरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के लिए उनमें जागरूकता भी बढ़ाना और उस जिम्मेदारी के भाव को जागृत करना, इस उद्देश्य के साथ में काम करने वाले संगठन के साथ मुझे लगातार लगभग 1.5 दशक तक काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। राजस्थान की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर, और देश के अन्य थल सीमावर्ती प्रांत, ऐसे प्रांतों की सीमाओं पर जाकर के भी काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। और उसके बाद पिछले 10 साल से राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा कब लगा कि मुझे राजनीति क्षेत्र में आना है? मुझे नहीं लगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मेरा आना इट वाज नॉट बाय चॉइस। मैं जब स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो सामान्यतया छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने कार्यकाल के समय में ही या कार्यकाल समाप्त होते ही छात्र नेता अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशना प्रारंभ कर देते हैं। 1993 में इस तरह की संभावनाएं थी, जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। स्वर्गीय भैरव सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि मुझे शायद चुनाव की राजनीति में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली। बाद में मुझे संगठन की राजनीति में काम करने के लिए भी अवसर मेरे सामने खड़ा था, मेरे हाथ में था। लेकिन मेरे मेंटर्स जो हैं, मेरे मार्गदर्शक, उन लोगों का ये आग्रह था कि मुझे देश के लिए सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर काम करना चाहिए। सहजता के साथ में स्वीकार किया, और लगातार उसी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता रहा। राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ जो कुल 3000 किलोमीटर है, उसमें से 1/3 से ज़्यादा राजस्थान में। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये 4 ज़िले जो हैं, ये सीमावर्ती ज़िले हैं। और इन सीमावर्ती ज़िलों की चुनौतियां, और उस समय जब बॉर्डर खुला होता था, उसके कारण से जिस तरह की अराष्ट्रीय गतिविधियां इस सीमावर्ती क्षेत्र में होती थी, और उसके कारण से जो चुनौती और संकट खड़े हो रहे थे, उनके समाधान के लिए काम करने का अवसर मिला। और एकाएक काम करते करते उन्हीं मेंटर्स ने, जिन्होंने कभी मुझे ये कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करना है, मुझे बुलाया और कहा कि अब तुमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने थोड़ी नानुकुर तो की थी, पर लेकिन उनका आदेश था
2014 से वो यात्रा प्रारंभ हुई, अभी अनवरत वो यात्रा चल रही है। बढ़िया। और आपके परिवार में कौन कौन है? मतलब आप मेरी माँ पिछले 2 साल पहले कोरोना के बाद में मुझे छोड़ के चली गई हम सबको। पिताजी हैं, पत्नी है और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है जो अभी कॉलेज में वहाँ लंदन में पढ़ रहा है। जी बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कोई ऐसा सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ और आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए? देखिए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या मैं मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं? आप मारवाड़ के बारे में बात करें। अगर मैं मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो मारवाड़ का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए पहली आवश्यकता जो होती है वो कि वहाँ प्रॉपर एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके कारण से कम्यूटेशन में कोई बाधा न बने। जी बिल्कुल। दुर्भाग्य से पश्चिमी राजस्थान उसके चलते बहुत पिछड़ा हुआ था। पिछले 10 साल के कालखंड में हमने जोधपुर को चारों दिशाओं से, जोधपुर से पाली, जोधपुर से नागौर, जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर, इन सब रास्तों पर हमने नेशनल हाईवेज का एक जाल खड़ा किया। अमृतसर से लेकर के कांडला तक जाने वाला एक्सप्रेस वे जोधपुर के बहुत बड़े हिस्से से, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गुजरता है। दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर जोधपुर के पास से गुजरता है। जो जोधपुर से फुलेरा तक डबल लाइन न होने के कारण से और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन न होने के कारण से जो संकट था, यहाँ कंजेशन था, यातायात में बाधा थी, उसको समाप्ति करना। इलेक्ट्रिफिकेशन जो इस हिस्से में देश में रेलवे रूट का नहीं हो पाया था, उसको कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करा कर जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड बना करके जोधपुर में पिछले 35 साल से अटका हुआ विषय कि जोधपुर के हवाई अड्डे का विस्तार हो। एयरफोर्स से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, इन सब के साथ में और स्थानीय सरकार निगम, इन सब के साथ में समझौता करके 37 एकड़ ज़मीन एयरफोर्स को दिला करके, एयरपोर्ट को दिला करके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरफोर्स से और एयरपोर्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। हवाई जहाज रात को नहीं आ सकते थे तो यहाँ ILS-2 लगाने के, कैटाई 3 सिस्टम लगाने का काम यहाँ पे किया ताकि रात में भी यहाँ जहाज उतर सके। जोधपुर की कनेक्टिविटी जब मैं 2014 में सांसद बना था तक मात्र दिल्ली और मुंबई के साथ में एक हवाई जहाज आने जितनी थी। आज जोधपुर देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। तो पहली आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की। सही बात। उसके बाद में उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने क्षेत्र पे औद्योगिकरण कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिकरण करने के लिए जो बेसिक नीड होती है वो होती है सबसे पहले ज़मीन की आवश्यकता। हम खुशकिस्मत हैं कि पश्चिमी राजस्थान में लैंड टू मैन रेशियो जो है वो देश में लेह लद्दाख के बाद में सबसे अच्छा हमारे यहाँ है। ज़मीन ज़्यादा है, लोग कम है। दूसरी आवश्यकता होती है बिजली की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट था, लेकिन पिछले 5 साल के राज्य में ठीक से प्रबंधन न करने के कारण से बिजली की कुछ कमी राजस्थान में आने लगी। लेकिन अभी हमने जिस तरह से उस पर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOUs किए हैं जिससे ग्रीन एनर्जी बनेगी। तो कुछ ही दिनों में एक बार फिर हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएंगे। उसके बाद आवश्यकता होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पानी की। खेती के लिए बेशक हमारे पास सिंचाई के लिए नहरें नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में खेती का 5% पानी केवल उपयोग होता है और जोधपुर शहर का सारा पानी, गंदा पानी जो है, जो जोजरी नदी में जा कर के जोजरी नदी को बर्बाद करता था और यहाँ से लेकर के आराबा तक के सारे खेतों को बर्बाद कर रहा था। हमने इसके शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी परियोजना को हाथ में लिया, लगभग 1300 करोड़ रुपए की, जिसका प्रथम चरण का शुभारंभ भी कर दिया काम का। उस पानी को भी हम इंडस्ट्री के लिए उपयोग कर सकते हैं। 25 करोड़ लीटर लगभग रोज का पानी है। उसके बाद में आवश्यकता होती है वो रॉ मटेरियल की। पश्चिमी राजस्थान में कोल से लेकर के और क्रूड ऑयल तक
और चूने से लेकर के रेयर अर्थ तक सब तरह के मिनरल्स और खनिज पदार्थ अवेलेबल हैं। और अंत में जो आवश्यकता होती है वो होती है इंडस्ट्रियसनेस की, उद्यमशीलता। मारवाड़ के बेटे दुनिया में कहीं भी गए होंगे, वहाँ मारवाड़ का नाम रोशन किया। सब कुछ अनुकूलताएं थी, केवल और केवल एक विजनरी लीडर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, दो की कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हुआ है और अब हम इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये मेरा सपना है और मेरा सपना है जिसके बारे में मैंने एक बार खुले मंच से माननीय नितिन गडकरी जी जब शिपिंग मिनिस्टर भी थे तब उनसे चर्चा की थी कि गुजरात के लखपत से लेकर के और राजस्थान के सांचौर तक, पश्चिमी राजस्थान तक हम ड्रेज आउट करके एक सीवे कैनाल बना सकते हैं ताकि पूरे उत्तरी भारत का पोर्ट एक्सेस 400 किलोमीटर पहले हो जाएगा। और आप पूरे दुनिया का भूगोल उठा करके देख लीजिए, दुनिया के उसी देश ने आर्थिक रूप से प्रगति की है जो समुद्र के किनारे पे है। और ऐसे बड़े देश, अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी और देश का भी दे सकता हूँ, वहाँ उसी प्रांत ने उस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रगति की है जहाँ समुद्र का किनारा अवेलेबल हो। राजस्थान के पास सब कुछ है, एक समुद्र का किनारा नहीं है, वो आर्टिफिशियल सीवे कैनाल बना करके हम पैदा कर सकते हैं। और जिस दिन वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा, राजस्थान भारत की औद्योगिक राजधानी बनेगा। पश्चिमी राजस्थान भारत का औद्योगिक निवेश का सबसे बड़ा केंद्र होगा। जी, मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द पूरा हो और आपका सपना साकार हो। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी जीवन में आपकी कौन सी सबसे एकदम अच्छी बात थी, मतलब जो आपको लगा कि देश में ये अच्छी चीज़ हुई है ऐसी? देखिए, माननीय मोदी जी के सरकार बनने के साथ एक संकल्प देश के सामने व्यक्त किया था और उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में जब उनको संसदीय दल का नेता चुनने की औपचारिकता की जा रही थी तब उन्होंने कहा था कि देश की जनता ने हमको ये दुर्लभ अवसर, 30 साल बाद में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर, ये मात्र देश चलाने के लिए नहीं दिया है। ये देश तो राम जी के भरोसे इतने वर्षों से चलता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पावर नहीं रखता था, बिना कुर्सी पर बैठे हुए ही एक महिला देश को चलाने की पावर रख रही थी, तो भी ये देश चल रहा था। उन्होंने कहा ये देश बनाने के लिए देश की जनता ने हमको अवसर दिया है और देश को बनाने का मार्ग जो है वो गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इनके घर से होकर के जाता है। देश में अनेक योजनाएं पिछले 7 दशक में बनती रही, लेकिन धरातल पर उनका प्रभाव नहीं हो पाता था क्योंकि वो टुकड़ों में काम करते थे। सरकारों की पारंगतता आज़ादी के बाद से लेकर के अभावों में काम करने की थी। संपूर्णता के लक्ष्य के साथ देश में कभी किसी तरह से काम नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्निंग फार्मूलाए को चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो भी योजना हाथ में लेंगे वो 100% लोगों तक पहुँचे, इस संकल्प के साथ में काम करेंगे। आज देश के हर घर तक बिजली पहुंची, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर घर तक शौचालय पहुंचा, हर घर तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का जो मॉड्यूल उन्होंने, जो मंत्र उन्होंने दिया, उसके कारण से गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय यह है कि देश में 25 करोड़ लोग माननीय मोदी जी की सरकार के प्रयासों के चलते हुए और मोदी जी की दूरदृष्टिपूर्वक नीतियों के चलते हुए गरीबी की रेखा से बाहर निकल कर के मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ क्योंकि मुझे दुनिया भर के अनेक देशों में जाने का अवसर मिला है, जो भारत की तरफ देखने का नज़रिया विश्व का बदला और जो भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित हुआ है, ये दोनों विषय ऐसे हैं जो मुझे गौरवान्वित भी करते हैं और रोमांचित भी करते हैं। मुझे भी, जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ शूटिंग के लिए तो तभी भी बोलते कि भारत देश है, बहुत अच्छा देश है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भारत माँ पे मैंने जन्म लिया और मेरी भारत माँ ही मेरी जन्मभूमि है। तो ये मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, जो आपको ऐसा लगा कि अच्छा नहीं हुआ हमारे देश के साथ? देखिए, आज़ादी के बाद में जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ, अति महत्वाकांक्षी लोगों ने जिस तरह से देश को बार बार बंटने को मजबूर किया,
आज़ादी के बाद में 48 में कबायली युद्ध के समय में जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से जुदा करने के प्रयास हुए, 62 की लड़ाई के बाद में जिस तरह से अक्साई चीन की ज़मीन का समझौता कर लिया गया, आज़ादी के 15 साल बाद में 1962 में पाकिस्तान के साथ समझौता करके पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ, मात्र 18% भूभाग था, उसको भारत के भविष्य का 82% पानी उसको देने के लिए जो है समझौता कर लिया गया। 82% लैंडमास के पास में 18% पानी बचा और 18% को 82% पानी दिया गया। मुझे कोई उसमें बौद्धिक और तार्किकता नज़र नहीं आती। देश को मज़हब के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीर गरीब के नाम पर बांटने का पाप हुआ। भारत के पास जितनी संभावनाएं थी और भारत के पास जितना पोटेंशियल था, उस कैपेसिटी और पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ के अनुरूप भारत विकसित नहीं हो पाया और हम अनेक दशक पीछे रह गए। ये मन को कचोटता है कि शायद उस समय भी इसी तरह की सोच के लोग होते, या नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत में 30, 40, 50 साल पहले आया होता तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होता और भारत दुनिया का सबसे संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध देशों की श्रृंखला में खड़ा होता। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो आपके ओपोनेंट हैं, आपको कैसे लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं? देखिए, ये चुनाव करना तो जनता का काम है और मैं ये कहूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। प्रदेश की जनता, जोधपुर की जनता ये तय करेगी कि उनके लिए कौन अधिक बेहतर और उपयोगी हो सकता है। व्यक्ति खुद अपने आप को बेहतर माने, ये न तो उचित है और न आवश्यक भी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि व्यक्ति को हमेशा अपनी कमजोरियों और कमियों के साथ में देखते हुए आज जीना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। और करण सिंह जी जो मेरा ओपोनेंट है, वो मुझे मेरी बहुत सारी कमियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, याद दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सही है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे इस साल कई सारे युवक हैं जो पहली बार वोट देने वाले हैं, जैसे मैं हूँ और भी मेरे जैसे कई सारे मेरे लोग रहेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, देश के यूथ को? देखिए, भारत पिछले 10 साल में प्रगति करते हुए या 75 साल की इस यात्रा को पूरी करके आज उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है, तब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत विकसित होने वाला है। और जिस मार्ग पर चल पड़ा है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ते हैं वैसा पढ़ सकता हूँ कि अब भारत विकसित होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेज चल पड़े। फ्रजाइल 5 से निकल करके टॉप 5 में पहुंचे और टॉप 5 से टॉप 3 में जाने के लिए तैयार हैं। आपकी जो पीढ़ी है, ये सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली पीढ़ी है और वो इसलिए कि देश तो बदलेगा। बदले हुए देश के नागरिक होने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है कि आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को ये सौभाग्य तो मिलेगा कि वो बदले हुए देश में या विकसित देश में रह पाएंगे, लेकिन उनके पास में ये गर्व करने का सौभाग्य नहीं होगा कि इस देश को हमने बदला है। आपकी पीढ़ी के पास में दोहरा अवसर है। आप देश को बदलने वाले भी होंगे और बदले हुए देश में रहने वाले भी होंगे। इसलिए इस सौभाग्य के प्राप्त करने का, अधिकारी होने का उत्तरदायित्व समझते हुए आप सबको अब की बार मतदान करना चाहिए। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक विचारधारा देश को बांटने वालों की है, एक विचारधारा देश को आज़ादी के समय टुकड़े करने वालों की है। वही विचारधारा आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब लोग खड़े होकर के नारे लगा रहे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके पीछे खड़े रह करके उनका समर्थन करने वालों की है। और दूसरी उन मतवालों की टोली है जो विरासत का सम्मान करते हुए देश के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए निकले। अब ये तय आपको करना है कि आप कौन से विचारधारा और टोली के साथ में खड़े होंगे। सही बात है। धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए।